हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं जनरल एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं और वो है आपकी कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है, जो किसानों को जो बेनिफिट देने के लिए चलाई जा रही है, उनके बारे में अपन बात जो है आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और आपको पता हो तो यह जो स्कीम है वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के रूप में जानी गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, सोइल की जो है टेस्टिंग की जाती है, मृदा का जो है परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, और उसके आधार पर उस सोइल की रिक्वायरमेंट क्या है, उस सोइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, वह रिकमेंडेशन या अनुशंसा भी इस स्कीम के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर दी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यह स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम मानी गई है, और इसके अंदर जो सोइल हेल्थ कार्ड जो है किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है सोइल टेस्टिंग के बाद, और इसमें निःशुल्क जो है सोइल टेस्टिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जा रही है, जो आपको मालूम होना चाहिए। सोइल हेल्थ कार्ड जो है उसकी एक साइड जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि भाई सोइल टेस्टिंग के क्या फायदे होते हैं, अगर सोइल आपकी खराब है तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सोइल के जो महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका पीएच, ईसी, या उसके अंदर जो है एनपीके का परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो सारा दिया होता है। और दूसरी साइड जो होती है जिसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट की डिटेल, इसके साथ साथ फार्मर की डिटेल, और उसकी सोइल के अंदर कितना एनपीके है और कितनी रिक्वायरमेंट है, और कौन सी क्रॉप लेगा तो कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में देना चाहिए, वो सारा इस रिपोर्ट के अंदर आता है। अब ये जो स्कीम है ये कब चालू हुई है, तो इस स्कीम को जो है 19 फरवरी 2015 को, ये आपको ध्यान रखना है, 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत की गई है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। इस सोइल टेस्टिंग की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से, पहले भी सोइल टेस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन उस समय जो है इंटरेस्टेड फार्मर्स ही सोइल टेस्टिंग करवाया करते थे। लेकिन 19 फरवरी 2015 से जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू हुई है, इसमें अपनी कंट्री के, अपने देश के सभी जो खेत हैं, सभी जो लैंड होल्डिंग्स है, उनके सोइल की टेस्टिंग जो है इसके अंदर की गई है। तो इसमें जो शेयरिंग होती है, या इसमें जो अपन के एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें कितना परसेंट शेयरिंग किसकी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75% इसमें बियर करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है 25%, 75-25 का इसमें हिस्सेदारी होती है। इसमें सोइल सैंपल का जो वेट होता है वह कितना होना चाहिए, तो 500 ग्राम का एक नमूना सोइल सैंपल इसमें लिया जाता है। और इस केस में जो एरिया जो है, अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसमें कितने क्षेत्र से एक नमूना लिया जाएगा, तो 2.5 हेक्टेयर एरिया से इरिगेटेड कंडीशन में एक सोइल सैंपल लिया जाता है, और अनइरिगेटेड असिंचित केस में 10 हेक्टेयर से एक सोइल सैंपल इसके अंदर लिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, कि इसके अंदर एक स्लोगन दिया गया है, दैट इज द स्वच्छ धरा खेत हरा, अर्थात आपकी सोइल जो है वह अगर हेल्दी रहेगी, सोइल अगर आपकी हेल्दी रहेगी तो वहां पे क्रॉप भी अच्छी होगी, वहां पे क्रॉप भी बहुत अधिक अच्छी होगी। तो यानी कि अगर धरा अगर स्वच्छ है तो खेत वहां पे हरा होगा, ये इस जो है इस स्कीम के अंदर स्लोगन दिया गया है। देन द सोइल डे, मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल सोइल ईयर, इंटरनेशनल सोइल ईयर कौन से ईयर को कहा गया है, तो 2015 को, और 2015 में जब ये स्कीम चली थी तो उसी वर्ष को जो है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल कितने पैरामीटर्स की जो है टेस्टिंग की जाती है, तो इसमें सोइल के लगभग 12 पैरामीटर्स की टेस्टिंग इसके अंदर की जाती है, जिसमें आता है ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन की टेस्टिंग होती है, इसमें पीएच की टेस्टिंग होती है। देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता की टेस्टिंग जो होती है इसके अंदर होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अदर जो एलिमेंट्स है इनकी भी टेस्टिंग, कुल मिला के 12 प्रकार के जो पैरामीटर्स है जिनकी टेस्टिंग जो होती है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर की जाती है। इस कार्ड की वैलिडिटी जो होती है वह कितने साल की होती है, तो यह 2 ईयर की वैलिडिटी होती है, 2 साल की वैलिडिटी होती है। जब लागू किया गया था तो 3 साल की वैलिडिटी की
की थी, लेकिन बाद में इसको घटा के 2 साल कर दी। तो इस कार्ड की वैलिडिटी जो होती है 2 ईयर के लिए होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, जिसकी शुरुआत जो है फरवरी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें जो है सोइल सैंपल जो है 500 ग्राम वेट का लिया जाता है। इरिगेटेड कंडीशन में 2.5 हेक्टेयर से और अनइरिगेटेड कंडीशन में 10 हेक्टेयर से एक नमूना लेते हैं, जिसमें स्लोगन स्वच्छ धरा खेत हरा है, और जिसमें इंटरनेशनल जो सोइल ईयर जो मनाया गया 2015 को मनाया गया, और जो आपका सोइल डे है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें 12 पैरामीटर्स की जांच करते हैं, और इसकी वैलिडिटी जो होती है, इस कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर की होती है, और इसमें शेयरिंग जो होता है 75-25 के रेशियो में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन स्कीम जो आती है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट स्कीम है इसमें PMKSY। देखो जहां पे भी आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म की बात आती है, तो यहां पे अगर PM आ रहा है, यहां पे देखिए आप ध्यान से, अगर P के बाद अगर M आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। किसको इंडिकेट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को इंडिकेट कर रहा है। अगर ओनली अ सिंगल पी है तो यानी उसका अर्थ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, सिर्फ प्राइम होगा, प्रधान होगा, और प्रधान के नाम पे कोई स्कीम नहीं होती है। तो यहां पे PM साथ आ रहा है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म होगी प्राइम मिनिस्टर। K फॉर कृषि, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना PMKSY की फुल फॉर्म होती है। अब ये स्कीम जो है अपने इंडिया के अंदर कब लागू हुई है, कब चलाई गई है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2015 से, स्टार्टिंग ईयर 1 जुलाई 2015 से जो है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत अपने देश के अंदर की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 2 स्लोगन दिए गए हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद से अधिक फसल लेना। एक तो इसका उद्देश्य ये है, दूसरा ये हर खेत को पानी, प्रत्येक खेत में जो है पानी की एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ये इसका भी ध्येय है। इसमें शेयरिंग कितनी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 75 और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है 25 में रेशियो में जो है शेयरिंग करता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10% जो ये शेयरिंग या हिस्सेदारी इसमें निभाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंदर जो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज के लिए जितनी भी जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन जो होती है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, अनुदान देती है किसान को स्टेब्लिश करने के लिए। इवन द PVC पाइपलाइन, SDP पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, इनके अंदर जो है सब्सिडी देने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के अधीन PMKSY के अधीन दिया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो वर्ष 2015 में शुरू की गई है, और जो आपको इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी इसके स्लोगन है। इसमें शेयरिंग 75-25 की होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो इसमें स्कीम आती है वह आती है PMFBY। देखो यहां पे भी PM आ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहां पे क्या किया जा रहा है, फसलों का बीमा किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है इस स्कीम के अंदर। और इस स्कीम की जो शुरुआत है वह 18 फरवरी 2016 से 18 फरवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। अब इस स्कीम के अंदर जो है प्रीमियम जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्रॉप वाइज जो है किसानों से लिया जाता है, देन उसका इंश्योरेंस जिसमें किया जाता है। तो इसमें अगर अपन बात करें खरीफ फसलों की, तो खरीफ फसलों में प्रीमियम रेट जो रखी गई है वह 2% रखी गई है। ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन रबी फसलों की बात करें तो यहां पे जो प्रीमियम रेट रखी गई है वह 1.5% रखी गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर अपन व्यावसायिक या उद्यानिकी फसलों की बात करें तो इस केस में कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम रेट 5% है। अब इसको याद रखने का आसान तरीका इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपको पता है बेसिकली खरीफ के अंदर जो होता है क्रॉप में डैमेज ज्यादा होता है,
है, नुकसान खरीफ की फसलों को ज्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है प्रीमियम रेट खरीफ की ज्यादा रखी है और रबी के अंदर जो है नुकसान कम होता है, इसलिए सरकार ने जो है इसकी प्रीमियम रेट कम रखी है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, यानी कहने का अर्थ है खरीफ में नुकसान ज्यादा है तो प्रीमियम रेट ज्यादा है 2% है, रबी के अंदर नुकसान कम है तो वहां पे प्रीमियम रेट कम है 1.5%, और उद्यानिकी फसलें काफी ज्यादा इकोनॉमिक होती है इसलिए वहां उनकी प्रीमियम रेट 5% होती है। ये प्रीमियम रेट का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर बना रहता है खरीफ और रबी का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 2016 से इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें शेयरिंग या हिस्सेदारी किस प्रकार से होती है? तो 50-50 की शेयरिंग होती है, 50% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% राशि जो होती है स्टेट गवर्नमेंट देती है, क्योंकि ये तो प्रीमियम रेट तो किसानों से ली जाती है, इसके अलावा कुछ प्रीमियम जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी बियर किया जाता है और फिर उस क्रॉप का जो है इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो इंश्योरेंस होता है, जो केसीसी होल्डर्स फार्मर्स होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास होता है उनकी जो है केसीसी जिनके पास है उनके फसलों का बीमा जो है अनिवार्य रूप से किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। और अब तो जो है उनसे ऑप्शन भी लिया जा रहा है, अगर फार्मर्स अगर नहीं करवाना चाहता है तो वो वहां पे अपना फॉर्म जमा करा के अपनी फसल का बीमा नहीं भी करवा सकता है, बाकी जो है नेसेसरी है। और नॉन केसीसी वाले जो है वो अपनी जमाबंदी और ये नकल सारी ले जाके जो है बैंक के अंदर जहां उनका खाता है वहां पे वो अपनी फसल का बीमा वहां से करवा सकते हैं। Then the next one scheme is the नमसा जो है आपकी चौथी महत्वपूर्ण स्कीम इसके अंदर जानी जाती है, दैट इज द नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अर्थात टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन जो शुरुआत किया गया है उसे नमसा का नाम दिया गया है। सस्टेनेबल अर्थात जहां पे प्रोडक्शन के अंदर किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वह कांस्टेंट रहे, यानी उत्पादन जो है किसी फसल का स्थिर रहे, उसे ही अपन सस्टेनेबल या टिकाऊ कृषि कहते हैं। और ये टिकाऊपन कब आ सकता है? या टिकाऊपन जब आ सकता है जब आप क्या करोगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, जैविक खेती को अपनाओगे, तभी आपकी फसल के उत्पादन के अंदर जो है स्थिरता आ सकती। तो यानी कहने का अर्थ है गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अपन कहे तो वो जो है नमसा नाम की स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इस स्कीम की जो शुरुआत है वर्ष 2014 के अंदर, इसकी शुरुआत वर्ष 2014 के अंदर की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। और नमसा के अंदर इसके 4 मुख्य अवयव हैं, जिसमें अगर अपन बात करें पहला अवयव है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अर्थात वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, यानी वर्षा पर निर्भर जो क्षेत्र होते हैं रेनफेड एरिया जो है उनके डेवलपमेंट का कार्य नमसा योजना के अंदर किया जाता है। सेकंड वन इज द ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, यानी खेत पर पानी का प्रबंधन, यानी खेत पर पानी को भंडारित करने के लिए जो है वाटर पॉन्ड बनाए जाते हैं, जलहौज बनाए जाते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। देन थर्ड वन इज द सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है जैविक खेती पर जोर दे रही है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ले जाना है। देन द क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि के ऊपर भी जो ये ध्यान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें उसकी मॉनिटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग का काम किया जा रहा है। तो यानी नमसा योजना का मेन उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के अंदर जो है एक प्रकार से स्थिरता लानी, और वह स्थिरता कैसे लाई जा सकती है? बाय द यूजिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके, विदाउट यूजिंग द केमिकल का उपयोग इसके अंदर नहीं करना है, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो आपको यहां पे जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई है नमसा योजना की। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है सोइल हेल्थ मैनेजमेंट है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात इसके अंदर की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन स्कीम, फिफ्थ वन स्कीम जो आती है इसके अंदर, दैट इज द पीकेवीवाई भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखो यहाँ पे ओनली पी आ रहा है, यहाँ पे एम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। यहाँ का पी का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा परंपरागत। क्या निकलेगा? परंपरागत। देन कृषि विकास योजना, परंपरागत को अपन कह सकते हैं ट्रेडिशनल यानी कि जो पूर्वज जो खेती करते आ रहे थे,
पूर्वज जो खेती करते आ रहे थे उस खेती को बढ़ावा देने का कार्य जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के अधीन किया जा रहा है। तो पूर्वज जो खेती करते आ रहे थे वो एक प्रकार से अपन कहें तो जैविक खेती करते थे। वे लोग कौन सी खेती करते थे? जैविक खेती करते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो लोग अपनाते थे क्योंकि उस समय जो थे रसायनों का इतना उद्भव नहीं हुआ था, रसायन जो है एग्रीकल्चर के अंदर इतने नहीं थे। तो वो लोग जो थे अपने खेत के ऊपर उपलब्ध जो संसाधन थे उनको ही जो है अपने प्रोडक्शन के लिए काम में लिया करते थे। तो उन्हीं चीजों को वापस काम में लिया जाए, इसके लिए जो है पीकेवाई नाम की स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना की, इस स्कीम की शुरुआत जो है या ये जो लाई गई है वर्ष 2015 के अंदर जो है पीकेवाई को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर देखा जाए तो यह पीकेवाई जो स्कीम है, जो आपने पिछली जो स्कीम पढ़ी है नमसा स्कीम, नमसा स्कीम का जो एक कंपोनेंट था दैट इज द सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, इसी के अधीन जो है आपकी पीकेवाई स्कीम लाई गई है। अर्थात मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो अवयव है नमसा योजना का, उसके अधीन पीकेवाई स्कीम 2015 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पीकेवाई स्कीम का जो मेन जो एम है वो है सपोर्टिंग द और प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य जो है इसके अंदर किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है रिजल्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द सोइल हेल्थ, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, मृदा का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। अगर मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके फसल का उत्पादन भी जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। द स्कीम प्रमोट्स द पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, यानी इसके अंदर जो है जो लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अडॉप्ट करते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो पीजीएस के नाम से जाना जाता है। तभी जो उसका प्रोडक्ट है वह जैविक के नाम से मार्केट के अंदर बिक सकता है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो फंडिंग पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? तो फंडिंग पैटर्न 60-40 का रेशियो यहां पे होता है। 60% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो होता है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बियर होता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ये 90-10 का रेशियो होता है। मोस्ट ऑफ स्कीम में नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 90-10 का रेशियो होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इस स्कीम के अंदर अगर अपन बात करें, जैसे कोई फार्मर्स है वो आज की कंडीशन के अंदर जो अगर एग्रीकल्चर कर रहा है, यानी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो एग्रीकल्चर जो उसके द्वारा की जा रही है उसे अपन बोलेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर। कौन सी एग्रीकल्चर बोलेंगे? मॉडर्न एग्रीकल्चर बोलेंगे, अर्थात आधुनिक कृषि बोलेंगे, आधुनिक कृषि बोलेंगे, वर्तमान के अंदर की जा रही है। और उसके अंदर फार्मर्स क्या कर रहा है? केमिकल्स का यूज कर रहा है, अर्थात रसायन का यूज उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो स्कीम लाई है वो स्कीम लाई है पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना। और इसके अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की जा रही है इसको कन्वर्ट किया जाए, किसके अंदर कन्वर्ट किया जाए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, या अपन कहें कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट किया जाए, अर्थात जैविक खेती के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो अब इसमें सीधी सी बात है, जो किसान आज जो है आधुनिक खेती कर रहा है, रसायनों का प्रयोग कर रहा है और उसको बदलना है जैविक खेती की ओर, तो जैसे किसान अगर आज से ही अगर इस चीज को छोड़ दे, अगर केमिकल्स को यूज करना छोड़ दे, तो उसकी खेती सीधी की सीधी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती। पीकेवाई के अंदर कहा गया है कि जो कन्वर्जन जो पीरियड होता है, यानी परिवर्तन काल जो माना गया है वह माना गया है 3 साल का, 3 ईयर का, यानी उसे 3 साल लगेंगे। अगर आज किसान अगर रसायनों का यूज छोड़ता है तो 3 साल बाद उस खेत से कोई भी उत्पाद प्राप्त होगा तो वह जैविक उत्पाद होगा, और तब उसकी खेती जो होगी वह जैविक खेती कहलाएगी। और 3 साल बाद गवर्नमेंट द्वारा उसे पीजीएस, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम का एक प्रमाण पत्र उस किसान को दिया जाएगा। उसके आधार पर किसान जो है अपने प्रोडक्ट को जैविक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में बेच के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो पीकेवाई स्कीम के अंदर कन्वर्जन पीरियड कितना माना गया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन पीरियड जो माना गया है वह 3 ईयर माना गया है, 3 साल माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये पॉइंट्स यहां पे दे रखा है कि पीकेवाई को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 ईयर का टाइम पीरियड जो है रिक्वायर्ड होता है, यानी 36 मंथ यहां पे रिक्वायर्ड होते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इसमें पीजीएस प्रमाण पत्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। और ये एक प्रकार से अगर अपन कहें कि पीजीएस या आपकी जो ये स्कीम है पीकेवाई एक प्रकार की क्लस्टर अप्रोच है। क्लस्टर अप्रोच का कहने का अर्थ है समूह के अंदर अपनाई जाने वाली स्कीम या योजना है। यानी अगर एक किसान जो है, एक किसान अपने खेत के अंदर जो है ऑर्गेनिक खेती अपना
अपना रहा है, लेकिन पड़ोस वाला किसान है जो ऑर्गेनिक खेती अगर नहीं अपना रहा है तो उस केस में उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई अर्थ नहीं है। यानी कहने का अर्थ है गवर्नमेंट द्वारा जिन भी किसानों को शामिल इसके अंदर किया जा रहा है वो उस आस पड़ोस के सारे जो किसान है एक समूह के रूप में सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को या केमिकल लेस एग्रीकल्चर को बढ़ावा वहां पे देंगे, तभी जाके सभी का जो प्रोडक्शन होगा वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक हो पाएगा। एक प्रकार से ये क्लस्टर अप्रोच है और इसमें क्लस्टर का क्राइटेरिया ये है कि 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर और 20 हेक्टेयर आपका इक्विवेलेंट होता है किसके 50 एकड़ के, तो इसका पूरा एक क्लस्टर बनाया जाता है और उन किसानों को जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं और वहां पे पीकेवाई को बढ़ावा देने का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई आपकी 5वीं महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की स्कीम। तो ये इसके बाद ये इसकी शुरुआत 2015 में हुई, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया। अब अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि अपने देश के अंदर सबसे पहला स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है जहां पे ऑर्गेनिक खेती को जो ये ऑर्गेनिक राज्य के नाम से या जैविक स्टेट के नाम से जानते हैं, तो इसमें सिक्किम का नाम सबसे पहले आता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला जो है ऑर्गेनिक जिले के रूप में जाना गया है, तो डूंगरपुर को जाना गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अक्सर एग्जाम के अंदर बना रहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर बात करें, जैविक खेती की बात करें, तो इसका सबसे ज्यादा सर्टिफाइड एरिया जो है वह कौन से स्टेट के अंदर है। यानी जैविक खेती का प्रमाणित क्षेत्र जो है, जैविक खेती का प्रमाणित जो क्षेत्र है वह कौन से राज्य के अंदर है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए जैविक खेती का सबसे ज्यादा जो सर्टिफाइड एरिया है वह मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर एमपी के अंदर सर्वाधिक एरिया है, दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान का नाम और तीसरे स्थान पर यहां पे नाम आता है महाराष्ट्र का नाम। लेकिन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आज दिन तक आया है वो आया है आपके एमपी से कि भाई सबसे ज्यादा सर्टिफाइड एरिया जो है अपनी कंट्री के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहां पे है, तो यह मध्य प्रदेश के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपने एग्रीकल्चर की 5 स्कीम्स के बारे में आपने यहां पे बात की। अपन ने सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में बात की, अपन ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात की, अपन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की, देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ऊपर अपन ने बात की, देन परंपरागत कृषि विकास योजना के ऊपर अपन ने बात की। तो यहाँ पे अपन ने 5 स्कीम एग्रीकल्चर की स्कीम्स की बात की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में ये चल रही है स्कीम्स, जो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्कीम है अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।